इंसानों ने बहुत अजीबोगरीब रीजंस की वजह से लड़ाई शुरू की है। एक बार बहुत सालों पहले एक कबीले का सरदार था, उसने एक दूसरे कबीले के लीडर के एक ऊंट को मार दिया। उसके जवाब में उस लीडर ने इस सरदार को मार दिया और फिर इन दोनों कबीलों में 40 साल तक लड़ाई हुई थी। एक दूसरा एग्जांपल बताऊं तो यूरोप में एक बार ब्रिटेन में एक राजा था, उसके बेटे को दारू पीने का बहुत शौक था और एडवेंचर का बहुत शौक था। तो एक बार उसने बहुत दारू पी ली और फिर अपने बोट के कैप्टन को कहा कि तू एकदम तेज भगा के इस बोट को ब्रिटेन से फ्रांस लेके जा। और उस चक्कर में उसकी बोट डूब गई और फिर ब्रिटेन में बहुत भयंकर सिविल वॉर चला था, बहुत लोग वहां मारे गए थे। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ऐसे ही बैटल्स के बारे में बात की है जो बहुत ही स्टूपिड और लेम रीजंस की वजह से शुरू हुए थे। बट आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो लड़ाई शुरू हुई थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक आदमी को बाथरूम जाना था और बाथरूम गया और इस वजह से फिर लड़ाई शुरू हो गई। पर इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है साल 1189 में चाइना से। इस जमाने में चाइना में एक राजा थे जिनका नाम था एम्परर शिजोंग और वो चाहते थे कि बीजिंग की पहुंच और बढ़े और दूर तक जो बाकी जो शहर है छोटे छोटे वो बीजिंग से जुड़ जाएं। इसी वजह से उन्होंने बीजिंग को फेंगटाई नाम के एक शहर से जोड़ने के लिए योंगडिंग नदी के ऊपर एक ब्रिज बनवाया। इस ब्रिज का नाम था लुगॉन ब्रिज। और इसके बाद 13वीं सदी में यूरोप के एक बहुत ही प्रचलित बहुत फेमस ट्रैवलर मार्को पोलो चाइना में घूमने के लिए आए और जब उन्होंने इस ब्रिज को देखा तो वो बहुत ही इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा यह बहुत सुंदर ब्रिज है और जाके अपनी किताब में उन्होंने इस ब्रिज के बारे में बहुत व्याख्या की, बहुत डिस्क्राइब किया कि कितना मजबूत और कितना सुंदर ब्रिज है। ये वही बात हो गई आज की तारीख में जैसे कोई बहुत फेमस ट्रैवल ब्लॉगर किसी एक जगह पे जाके उसकी बहुत तारीफ कर दे, वैसे जब मार्को पोलो ने इस ब्रिज की बहुत तारीफ की तो यूरोप में इस ब्रिज को मार्को पोलो ब्रिज के नाम से लोग जानने लगे। ये बात थी 13th सेंचुरी की। अब हम यहां से जंप मार के आते हैं 19th सेंचुरी में। ये वो टाइम था जब यूरोप के देश दुनिया भर में जा जाके अपने अंपायर्स बना रहे थे, चाहे वो ब्रिटिश अंपायर हो गया, चाहे वो फ्रेंच लोग का अंपायर हो गया, जर्मनी या फिर रशिया या फिर स्पेनिश अंपायर भी। अब ये बात देख रहे थे जापान के लोग, उनकी लीडरशिप सोच रही थी कि यूरोप के जो देश हैं इतना अपना अंपायर बड़ा कर पा रहे हैं, इतने सारे देशों को जीत पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत मॉडर्न हैं। तो इसीलिए फिर जापान की लीडरशिप ने भी यूरोप को देखते हुए अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू किया और इस पूरे पीरियड को जब जापान मॉडर्नाइज हो रहा था उसको मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं। इसके साथ साथ जापान की लीडरशिप ने यह भी देखा कि यूरोप लोग सिर्फ अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हैं, वो लोग आसपास के देशों को या फिर दुनिया में बहुत दूर दूर जाके उन देशों पे हमला करके उनको भी जीत रहे हैं। और यही फिर जापान ने भी किया और उनको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं थी। उनके बिल्कुल पड़ोस में एक बहुत ही बड़ा और बहुत आप कह सकते हैं कि उस समय पॉलिटिकली कमजोर देश था चाइना। और इसीलिए फिर जापान ने साल 1894 में चाइना को इन्वेड कर दिया और इसी को कहते हैं द फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर। इस समय चाइना की लीडरशिप किंग डायनेस्टी के हाथ में थी। इस लड़ाई में जापान की जीत हुई और इस जीत के बाद जापान को मिला कोरिया, ताइवान और चाइना के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से। ये जो जापान की इतनी ग्रोथ हो रही थी इसको यूरोप के देश देख रहे थे। अब यूरोप का एक ऐसा देश था जो जापान के बहुत नजदीक था और वो देश भी उस ही एरिया में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था जहां पे जापान कोशिश कर रहे थे और ये था रशिया। जापान और रशिया ये दोनों कंट्रीज चाइना के उत्तरी हिस्से में एक रीजन था मंचूको नाम का, उस एरिया में ये दोनों कंट्रीज अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से साल 1904-1905 में इन दोनों कंट्रीज जापान और रशिया में एक लड़ाई हो जाती है जिसको कहते हैं रूसो जापानीज वॉर। और इस लड़ाई में भी जापान की जीत होती है। इस जीत के बाद जापान का जो मोराल बढ़ा, जो उनकी रेपुटेशन पूरी दुनिया में बढ़ी क्योंकि उन्होंने रशिया को हरा दिया था, वो अंपायर जो पूरे यूरोप का एरिया वाइज सबसे बड़ा अंपायर था। रशियन अंपायर की उस जमाने में बहुत इज्जत थी और जब देखा यूरोप ने कि इतने छोटे से कंट्री ने अगर रशिया को हरा दिया है तो रशिया में बहुत ताकत नहीं होगी। इनफैक्ट इसी वजह से जब वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था 1914 में तो जर्मनी में भी ये हिम्मत इसलिए आई रशिया को चैलेंज करने की क्योंकि वो देख रहे थे कि अभी कुछ साल पहले 1904-1905 में जो लड़ाई हुई है जापान ने उसमें रशिया को हरा दिया है तो जर्मनी तो हरा ही देगा। तो इसी वजह से जापान का बहुत फायदा हुआ उस लड़ाई के बाद और रशिया की रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ा। तो रूसो जापानीज वॉर के बाद हम कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं साल 1931 में। यह साल इसलिए बहुत बदनाम है क्योंकि इस साल में हुआ था एक मुगडेन इंसिडेंट। हुआ ऐसा था कि चाइना के मंचूरिया के रीजन में जहां पे जापानीज लोग का दबदबा था वहां पे जापानीज लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपनी रेल की पटरी पे बॉम्ब लगा के उसको उड़ा दिया। अब देखा जाए तो ये जो बॉम्ब लगाया था जापानीज लोगों ने खुद लगाया था, पर उन्होंने दुनिया से ये कहा कि ये देखो हमारी रेल की पटरी को ये चाइनीज लोग साबोटाज कर रहे हैं
और एक इस इंसिडेंट को यूज करके उन्होंने चाइनीज फोर्सेस के ऊपर हमला किया और यहां पे भी जापानीज फोर्सेस की जीत हुई। इस जीत के बाद जापानीज फोर्सेस ने इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट बैठा दी जिसको मांचुकुओ स्टेट वो लोग कहने लगे। और इसके बाद जो लीग ऑफ नेशंस था, जो यूरोप की कंट्रीज ने बनाया था वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद, इसलिए कि पूरी दुनिया में और कहीं लड़ाई ना हो, तो लीग ऑफ नेशंस ने जापान को बहुत डांटा कि तुम लोग क्यों ये जाके मंचूरिया में इतना तबाही कर रहे हो, क्यों तुमने वहां पे जाके जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो इसके जवाब में अब जापानीज लीडरशिप ने कहा कि जब तुम लोग यही काम करते हो, जब यूरोप के देश पूरी दुनिया में घूम के अपने एम्पायर्स बनाते हैं, तो उनको आप कुछ नहीं करते, हमको आप बहुत ज्ञान दे रहे हो। और इसी वजह से फिर 1933 में जापानीज सरकार लीग ऑफ नेशंस से बाहर आ गई। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, ये बहुत सफल नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी भी देश ने कुछ किया, कोई हिंसा की, किसी पर अटैक किया और लीग ऑफ नेशंस ने उनको डांटा, तो वो देश अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल लेता था। ये चीज जापान में हुई, इटली में हुई और फिर जर्मनी में भी हुई और इसीलिए फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। बहरहाल अब जापान की ताकत को पूरी दुनिया देख रही थी और ऐसा एस्टैब्लिश हो चुका था कि ईस्ट के साइड में जापान एक सबसे बड़ी ताकत है। अब हम आते हैं कहानी में 1937 में, और ये वो टाइम है जहां पे वो बाथरूम वाला इंसिडेंट हुआ था। 1937 तक चाइना के बहुत सारे उत्तरी एरियाज में अब जापानी लोगों का राज था और फेंगताई शहर में, जहां पे मैंने आपको शुरू में बताया कि मार्को पोलो ब्रिज बना था, वहां पे जापानी लोग ठहरे हुए थे और इस एरिया में वो लोग कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करते थे और मिलिट्री ड्रिल करते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि फेंगताई पूरी तरह खाली था, वहां पे चाइनीज लोग रहते थे, वहां पे चाइनीज मिलिट्री भी थी, बट उन्हीं के आसपास जापानी सोल्जर्स भी रहते थे और जानबूझ के ये चाइनीज फोर्सेस को उंगली करने के लिए, उनको तंग करने के लिए वो लोग बार बार इस एरिया में एक्सरसाइज करते थे और मिलिट्री ड्रिल्स करते थे। यानी जानबूझ के वो लोग फायरिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेनेड्स फोड़ेंगे या बहुत चिल्लाएंगे, इस तरह से दिखाने के लिए कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट ये सब कुछ किया गया था चाइनीज फोर्सेस को और वहां के सिविलियंस को एक तरह से परेशान करने के लिए। पर अब जो भी हो, चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज मिलिट्री जो है वो जापानी सोल्जर्स से बहुत दूर रहते थे, उनसे बच के रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि 1931 में जो मुकडेन इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जापानी लोगों ने खुद अपनी रेल की पटरी को उड़ाया और इल्जाम डाल दिया चाइनीज के ऊपर। इसी वजह से चाइनीज लोग नहीं चाहते थे कि जापानी लोगों को कोई भी और रीजन मिले लड़ाई शुरू करने के लिए। तो इसीलिए चाइनीज मिलिट्री ने वहां पे जापानीज सोल्जर्स को बोल के रखा था कि आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, गन्स चला रहे हैं, करिए, पर उसके पहले हमको थोड़ा सा एडवांस नोटिस दे दो ताकि हम अपने सिविलियंस को बता दें कि जो आप बाहर बमबारी सुन रहे हैं, गोलियां की आवाज सुन रहे हैं, इससे आप घबराइए मत, ये जापानी लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हालांकि जापानी सोल्जर्स ने पेपर पे इस बात को कहा कि हाँ कभी भी एक्सरसाइज करेंगे तो हम आपको बताएंगे, बट फिर भी ज्यादातर टाइम वो जब एक्सरसाइज करते थे तो उनको बताते नहीं थे। और इसी वजह से जो वहां पे चाइनीज सिविलियंस थे, इवन चाइनीज मिलिट्री के जो लोग थे, वो भी थोड़ा डर के रहते थे, क्योंकि फेंगटाई के शहर में बहुत सारे जापानीज ट्रूप्स थे। इसी वजह से वहां पे सिविलियन जनता को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी छोटे छोटे जो शहर थे उनके आसपास बाउंड्रीज थी। उसमें से एक छोटा शहर था वानपिंग नाम का, और ये वहीं पे था जहां पे मार्को पोलो ब्रिज था। अब हम बात करेंगे डी डे की, उस दिन की जब ये घटना हुई। तारीख है 7 जुलाई, साल है 1937। इस दिन हुआ ये कि जापानी लोग एज यूजुअल अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकले और उन्होंने गोली चलाना शुरू किया। इस बार भी उन्होंने चाइनीज फोर्सेस को नहीं बताया था कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं, बट अब इतने समय से जापानी लोग ये कर ही रहे थे तो उनको इस बात की आदत पड़ चुकी थी और वो लोग अपने गेट के अंदर से देख रहे थे कि हाँ ये लोग बाहर कुछ मचा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉम्ब फोड़ रहे हैं, अभी कुछ देर बाद चले जाएंगे। अब जितने भी जापानीज सोल्जर्स यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, उनमें से एक जापानीज सोल्जर था शिमुरा किकुजिरो। उसको बहुत जोर से बाथरूम जाना था और उसने अपने बिना किसी साथी को बताए वहां से वो हट गया और पूरा जंगल का एरिया था, तो जंगल की गहराई में कहीं अंधेरे में जाके वो अपना काम निपटाने लगा। अब जब वो अपना पूरा प्रबंध निपटा के जब वापस आया तो उसने देखा कि यहाँ पे एक भी जापानी सोल्जर है ही नहीं, ये सब लोग वापस अपनी यूनिट में जा चुके हैं, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ से जो चाइनीज फोर्सेज हैं उन्होंने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब ये घबरा गया क्योंकि इसका एक भी साथी यहाँ पे नहीं था और अगर चाइनीज लोगों ने इसको देख लिया तो वो इसको शूट कर देंगे। पर ये तो इसकी बात रही। वहां दूसरी तरफ जब जापानीज फोर्सेज अपनी गेट के अंदर आ गई और उन्होंने जब रोल कॉल किया तब उन्होंने देखा कि एक आदमी तो मिसिंग है, शिमुरा किकुजिरो यहाँ पे नहीं है, और उन्होंने सीधा इस बात पर डाउट किया कि चाइनीज लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया। उन्होंने और कुछ भी नहीं सोचा, ढूंढने की कोशिश नहीं की उसको, उन्होंने बस ये डिसाइड कर लिया कि हम चाइनीज लोगों के पास कुछ बंदे भेजेंगे और उनको धमकी देंगे कि हमारे बंदे को वापस करो। बट इससे पहले कि जापानीज सोल्जर्स अपने कुछ बंदों को वहां भेजते, शिमुरा किकुजिरो वापस यहाँ पे आ गया अपने साथियों के साथ और उसने बहुत एम्बैरेस होकर शर्म से इस बात को एडमिट किया कि मैं
हल्का होने गया था। अब अगर देखा जाए तो जापानी लोगों का वो बंदा वापस आ गया था, पर क्योंकि उन्होंने चाइनीज फोर्सेस को इत्तला कर दी थी कि हमारा एक आदमी मिसिंग है और आपने इसको पकड़ के रखा है, इसी वजह से फिर जापानी लोगों का एक छोटा सा ग्रुप वहां पे चाइनीज मिलिट्री से बात करने के लिए गया और कहा कि हम अंदर आके तलाशी लेंगे आपके बैरक्स के अंदर। इस बात के लिए चाइनीज लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको तलाशी लेनी ही है तो हम आपके लिए तलाशी लेंगे और आपको चाहिए तो एक जापानी सोल्जर आप हमको भेज दो। पर इन्होंने कहा नहीं, हम सबको वापस आना है और अगर आप हमको नहीं आने दोगे तो हम आप पे हमला कर देंगे। और इस बात के लिए चाइनीज लोगों ने मना कर दिया। तो अब जापानी लोगों ने 12 बजे के बाद यानी 8 जुलाई को एक छोटी सी इन्फेंट्री की टुकड़ी भेजी और इन पे हमला करने की कोशिश की। अब क्योंकि ये हमला छोटा था तो चाइनीज लोगों ने इस हमले को रिपेल कर दिया और इनको भगा दिया। और यहां पे फिर सुबह 4 बजे बहुत सारी चाइनीज रीइंफोर्समेंट्स आ गई क्योंकि उनको लगने लगा कि अब यहां पे लड़ाई हो जाएगी, मामला सीरियस हो रहा है। और ठीक ऐसा ही हुआ। 8 जुलाई को सुबह जापानीज सोल्जर्स ने यहां पे चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर हमला किया और यहां भी जो लड़ाई शुरू हुई इसी को कहते हैं द मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट। और ये हुआ इसलिए था, जैसे मैंने आपको बताया, कि जापानी मिलिट्री ये कह रही थी कि हमारा एक बंदा मिसिंग है और चाइनीज लोगों ने इसको कैप्चर करके रखा है। बट वो बंदा मिसिंग नहीं था, वो सिर्फ बाथरूम ब्रेक पे गया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एशिया के रीजन में जो चाइना और जापानीज के बीच में शुरू हुआ, जिसको सेकेंड साइनो जापानीज वॉर भी कहते हैं, वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक बंदे को बाथरूम जाना था। हालांकि इस बात पे बहुत गहराई से सोचा जाए तो ये जो बाथरूम वाला रीजन है इसके वजह से लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, पर ये एक लड़ाई का ट्रिगर था। यानी इन दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन थी और मामले में बहुत गर्मा गर्मी थी, तो लड़ाई तो होती ही, अगर ये नहीं तो कोई और रीजन, और कोई और रीजन नहीं मिलता तो जापानी लोगों को अगर हमला करना ही था तो जैसा उन्होंने 1931 में किया वैसे वो यहाँ पे कुछ कर देते, जानबूझ के अपना कुछ बना देते, ये इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि चाइनीज लोग हमसे लड़ाई कर रहे हैं इसलिए हमने उन पे हमला किया। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि हालांकि इस इंसिडेंट ने लड़ाई शुरू नहीं करवाई पर एक ट्रिगर था। ठीक वैसे ही जैसे वर्ल्ड वॉर 1 फ्रांस फर्डिनेंड की जब हत्या हुई थी साल 1914 में, उस इंसिडेंट से ये वर्ल्ड वॉर 1 ट्रिगर हो गया था। अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता फिर भी इतनी गर्मा गर्मी थी उस समय पूरे यूरोप में कि वहां लड़ाई किसी ना किसी रीजन से होती, पर वो रीजन जो है वो फ्रांस फर्डिनेंड की डेथ की वजह से इन कंट्रीज को मिल गया आपस में लड़ाई करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 को पूरा डिटेल में जानना है कि कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ इस लड़ाई के दौरान, खत्म कैसे हुआ, तो मैंने एक पूरी डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।